जय भीम दोस्तों। मैं हूं चरण सिंह और आज हम बात करेंगे वॉल्यूम 4 के अंबेडकर्स राइटिंग एंड स्पीचेस में। वॉल्यूम 4 के स्टार्टिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, यदि व्यक्ति का प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष की अपेक्षा लक्ष्यों के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें अपनाते हैं। वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इन भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूँ। वे केवल उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो मैं उन लक्ष्यों व उद्देश्यों के लिए प्रकट करता हूँ जिनके प्रति मेरा विश्वास है। वॉल्यूम 4 में बेसिकली 5 पार्ट्स हैं और ये वॉल्यूम 4 का मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के ओर से ये अपने पॉइंट्स रखे थे। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है वो बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकार के गठन से रिलेटेड है, जो फर्दर 6 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने पिछले वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शन में देखा कि बम्बई एक अलग से स्टेट बना था, तो उसकी सरकार के बारे में रिलेटेड है ये सारे पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट पॉइंट है प्रांत के क्षेत्र का पुनर्वितरण, प्रांतीय कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स कैसे होंगे, वहाँ की विधायिका कैसी होगी, उसकी इंडिपेंडेंस कैसे रहेगी और जो लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज हैं उसका ताना बाना कैसे होगा, और फाइनली जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी समरी दी गई है। तो पार्ट 1 में इतना है। पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो दलित जातियों की शिक्षा एंड फॉलोड बाय दलित जातियों के हितों की रक्षा। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जहां तक वॉल्यूम 4 की बात है। और उसके बाद आता है भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष, और फाइनली जो है दलित वर्गों संबंधी भारतीय मताधिकार कमेटी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं उनके बारे में एजुकेशन और उनके राइट्स की बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी की काउंसिल में। ये फोटो है साउथ बोरो कमेटी का जो उस टाइम पे आए थे और यहाँ की रिकमेंडेशन फर्दर इन्होंने अपने जो कॉलोनियल स्टेट था यानी कि यूके, वहाँ इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ बीच में आप देख सकते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे दलित जातियों के बारे में। तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया दलित जातियों की शिक्षा के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है कि अगर हम बात करते हैं दलित जातियों की शिक्षा की इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ दी कास्ट, या हम कह सकते हैं ब्राह्मण एजुकेशंस और जो क्षत्रिय और बाकी जितने भी कास्ट हैं इंडिया में, उसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल थी। इनको एजुकेशन का कोई राइट ही नहीं था। तो इसकी कंपैरिजन की गई, इसकी इंटेंस स्टडी की गई है जो इसके सामने रखा गया था। तो जो 4 पार्ट्स हैं वो कवर करते हैं सन 1813 से 1923 तक का। तो जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 में 1823 से 1854 के बारे में है, और दूसरा पार्ट है 1854 से 1882, और तीसरा पार्ट है 1882 से 1923 तक, और लास्ट जो चौथा पार्ट है वो है 1923 के बाद की स्थिति। तो बेसिकली शिक्षा के बारे में 4 पार्ट्स बताए गए थे। और जहाँ तक राइट्स की बात है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स की बात है, इसमें जो जद्दोजहद स्टार्ट हुई थी वो 1919 में स्टार्ट हुई थी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ बोरो एक जो कमीशन बना था, साउथ बोरो कमेटी, उसमें रिकमेंडेशन दी थी डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स के बारे में। तो यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर का स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से लेके एक संघर्ष, उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिलाई जाए। और धीरे धीरे दोस्तों आपको समझ में आएगा ये 1919 का जो स्ट्रगल है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये आगे तक जाता है पूना पैक्ट 1932 के में, जहां हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया और कुछ सीट्स बढ़ा दी गई इन कंपैरिजन टू सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर का स्टार्ट हो जाता है स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इतनी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की गई कि फाइनली जो कॉलोनियल स्टेट था यूके, उन्होंने
2 अनटचेबल्स को रिकमेंड किया उनके राइट्स के बारे में। आपको याद होगा 1930, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। वहाँ पे 2 अनटचेबल्स को नॉमिनेट किया गया बाय दिस पर्टिकुलर कमीशन। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक थे और इनके साथी आर श्रीनिवासन उनका नाम है, एस श्रीनिवासन, जो मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे। इन दो को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स के बारे में बोलने के लिए नॉमिनेट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के बाद जब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इनकी आउटकम हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसका अपने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्ट इंक्लूड किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, जैसा कि मैंने बताया 1919 में स्टार्ट हुआ बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और 1920 में ठीक 1 साल बाद इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले और इन 2 लोगों को आरटीसी में जाने का मौका मिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और एक बार यहाँ से स्टार्ट हुए तो उसके बाद इनको ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया। एंड फाइनली इन 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया में इनको फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया इन नेहरूज कैबिनेट। एंड फाइनली ही रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट इन 1951। आपको रीज़न पता ही होगा, जब हिंदू कोड बिल का जब समर्थन नहीं मिला बाय द नेहरू कैबिनेट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। आगे हम एक पॉइंट देख लेते हैं वॉल्यूम 4 से रिलेटेड कि प्रतिनिधि प्रणाली जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, उससे जो अपनी सभा थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वो कहते हैं कि जो नॉमिनेशन का जो प्रिंसिपल है, ये सभा उसका विरोध करती है और आग्रह करती है किसको, उस कमेटी को, साउथबोरो कमेटी को, कि दलित जातियों के निर्वाचन यानी कि इलेक्शन का सिद्धांत लागू किया जाए। निर्वाचन न केवल उत्तरदायी सरकार की दृष्टि से सिद्धांत ठीक है, बल्कि राजनीतिक शिक्षा की दृष्टि से व्यवहार के रूप में आवश्यक है। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा के थ्रू। आगे वो कहते हैं हर जाति को राजनीतिक शिक्षा का अवसर मिलना ही चाहिए और उसे प्राप्त करने का अच्छा तरीका यही है कि मतदान का उपयोग किया जाए। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मतदान की जो बात हो रही है, पहले राइट टू वोट था ही नहीं डिप्रेस्ड क्लास को। इसके 1-2 कमेटी बनी थी, उसके बाद इनको राइट टू वोट दिया गया, यानी कि मताधिकार इनको दिया गया। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए कि किसी अन्य जाति की अपेक्षा जिन दलित वर्गों को ऐसी शिक्षा की अधिक जरूरत है, उन्हें इस बात का अवसर न मिल सके कि वे भारत के तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक जीवन में हिस्सा न ले सके। अगेन द कंक्लूजन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया। तो मंत्रित्व, जहां तक मिनिस्टरशिप की बात है, एक अति महत्वपूर्ण विशेष अधिकार है और दलित वर्ग इसे गंवाना नहीं चाहते। तो वो बात करते हैं भारत सरकार की नीतियों के बारे में। अगर डिप्रेस्ड क्लास के नुमाइंदे इसके मेंबर होंगे तो वो देश के मंत्रिमंडल में होंगे, और जैसे देश के मंत्रिमंडल में होंगे तो जितने भी रिफॉर्म्स होंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उसमें अपनी सलाह दे सकते हैं, और फाइनली डिप्रेस्ड क्लास की सोशल अपलिफ्टमेंट में अपना रोल अदा कर सकते हैं। यह अवसर उन्हें तभी मिल सकेगा जब उन्हें अपनी प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। नाउ यू कैन लुक अप टू दी पूना पैक्ट 1932। वहाँ भी ये लड़ाई चलती रही। आई मीन टू से 1919 में, सन 1919 में स्टार्ट हुआ था और पूना पैक्ट के दौरान इसको खत्म किया गया। उत्तरदायी सरकार के अधीन मनोनीत सदस्य पद के योग्य बने रहेंगे। मनोनयन यानी कि नॉमिनेशन की प्रणाली जो दलित जातियों को इस अधिकार से वंचित रखती है, स्वयं ही निंदनीय है। बेसिकली जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो ओवरऑल जो सभा थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसको इस बात की खुशी थी कि डिप्रेस्ड क्लास का कोई भी मेंबर उसमें नहीं था। कोई बात नहीं, बट उसमें दूसरा इंडियन भी कोई नहीं था। बट डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ नहीं रुके और उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे इस कमेटी के सामने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अम्बेडकर न्यूज़, अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।
और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच द वीडियोस। थैंक यू सो मच।